क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक समुच्चय, उसकी एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। सारे एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कंप्लीट वीडियो को देखें, ज़रूर समझ में आएगा। 1.5 पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे कि पूरकों के नियम। अभी हमने इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस, ये सारी चीज़ें देखी हैं। 1.5 से जितने भी पहले के वीडियो हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, वो सारे के सारे अपने चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ पे पूरकों के गुणधर्म देखो सबसे पहले कि पूरक का नियम क्या बोलता है। आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, मोटा मोटी आप ये देख लो। पूरक का मतलब आप क्या मानोगे कि जो दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारा। पूरक मीन्स क्या है, आप इतना याद रख लो कि पूरक क्या बोलता है कि जो दिया है उसको छोड़कर जो दिया है उसको छोड़कर। अगर इतनी बात आपको याद रह गई तो कंफर्म है कि 1.5 आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। पूरक का मतलब है जो दिया है उसको छोड़कर। तो यहाँ पे हमें यहाँ यूनियन कर रहे हैं, तो कोई सार्वत्रिक समुच्चय U है, आयताकार है, कोई संरचना होती है, उससे हम समुच्चय U को दर्शाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय यानी जितने भी समुच्चय बने हुए होते हैं वो इसी में से बने हुए होंगे। कोई सार्वत्रिक समुच्चय U है और उसमें कोई समुच्चय हमारे को A दिया हुआ है और ये मान लिया हमने A समुच्चय है। अब क्या बोल रहा है कि A समुच्चय है। यूनियन मीन्स मैंने क्या बोला था कि आपको एज ए ऐड करना है, उभयनिष्ठ को छोड़ करके। उभयनिष्ठ को एक बार ही काउंट करना है, कि ये नहीं है कि यूनियन में आप उभयनिष्ठ को 2 टाइम हर बार लिखते रहोगे। A यूनियन A डैश यानी A ये रहा। A डैश का मतलब क्या हुआ कि A को छोड़ के बाकी सारा का सारा, A को छोड़ के बाकी सारा। और A, अगर ये जो अंदर सर्कल दिख रहा है इसको मैं A मान लूं तो A को छोड़ के बाकी सारा का सारा कंप्लीट है ही, और इसमें A जोड़ेंगे तो वापस U ही बन गया वापस। A ये है, A डैश का मतलब है बाकी सारा, तो बाकी सारे में जब A डैश को ऐड करेंगे तो U बन जाएगा। और U क्या है यहाँ पे, सार्वत्रिक समुच्चय। याद रखना है, ये सारे के सारे जितने भी गुणधर्म है ये याद रखने वाले हैं। A के साथ A का इंटरसेक्शन करेंगे A डैश का। A तो है यहाँ पे सर्कल, और A डैश का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये डैश लगा हुआ, इसी को बोलते हैं पूरक। A को छोड़ के बाकी सारा। अब A को छोड़ के बाकी सारा और एक यहाँ पे A दिख रहा है आपको, क्या इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है क्या? A में और A को छोड़ के बाकी सारा, तो उसमें तो कुछ उभयनिष्ठ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, फाई, रिक्त समुच्चय। फिर आती है अपनी डी मॉर्गन थ्योरम। यहाँ पे रूल हमारे को याद रखना होगा कि A इंटरसेक्शन B का होल डैश करेंगे, इसका होल डैश करेंगे तो A डैश और इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन है तो यूनियन में हो जाएगा, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा। सेकंड वाले में देखो यहाँ पे यूनियन दे रखा है, तो यूनियन इंटरसेक्शन में हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन में हो गया, और दोनों के डैश लग जाएंगे। ये अपनी डी मॉर्गन थ्योरम। द्विपूरक नियम क्या है कि डैश का डैश, अरे अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, ठीक वैसे ही डैश का डैश देखो यहाँ पे A है, इसको छोड़ करके बाकी सारा। डैश का मतलब क्या हुआ, A डैश का मतलब क्या हुआ कि ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें ये A है, इसको छोड़ के बाकी सारा। फिर क्या बोल रहा है कि इसका भी डैश कर दो, यानी जो बाकी सारा है इसका डैश करेंगे तो बाकी सारे को छोड़ के क्या बच गया, वापस से A आ जाएगा इसका आंसर। फाई और U के नियम देखिए सार्वत्रिक समुच्चय के। फाई डैश का मतलब क्या हुआ, फाई तो रिक्त समुच्चय कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उसको छोड़ के बाकी सारा तो कंप्लीटली U आ गया।
और यू डेस का मतलब है यू को छोड़ दें। अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय को छोड़ देंगे तो हमारे पास कोई अवयव बचेगा क्या, कोई समुच्चय बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रिक्त समुच्चय। ये सारी की सारी थ्योरम है वो नोट कर लेना, ये सारी लर्न की हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, हमारे 1.5 में कंप्लीटली काम में आएंगी सारी की सारी। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.5 का लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई समुच्चय यू, कोई सार्वत्रिक समुच्चय हमारे को दिया हुआ है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। फिर हमारे को सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी दिए हुए हैं और उसमें कुछ अवयव दिए हुए हैं। हाँ, तो याद कीजिए, हमारे को कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमारे को याद करने हैं। इससे पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी है सारी की सारी वो यहाँ पे यूज होने वाली है। ए डेस का मतलब क्या हुआ? ए का पूरक याद करना हमारे को, और ए का पूरक क्या होगा कि ए को छोड़ के बाकी सारे। तो ए क्या दिया हुआ यहाँ पे? 1 2 3 और 4, तो इसको छोड़ दो। 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, बाकी सारा का सारा। ए डेस का मतलब बाकी सारा का सारा। तो यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय में से ए वाले अवयव चारों के चारों छोड़ दो, 1 से लेके 4 छोड़ दो, फिर क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 और 9। ये हो गया अपना कंप्लीट। फिर सेकंड में क्या दे रखा है? बी डेस का मतलब बी को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा। बी में अवयव दे रखे हैं 2 4 6 8। सार्वत्रिक समुच्चय में से ये अवयव निकाल दो, बाकी सारा का सारा। सार्वत्रिक समुच्चय यू में से 1 आ गया, 2 इसमें दिया हुआ है इसलिए छोड़ देंगे, 3 आ गया, 4 इसमें दिया हुआ है इसलिए छोड़ देंगे, 5 आ गया, 6 इसमें दिया हुआ है इसलिए छोड़ देंगे, 7 8 इसमें है, 9 ये आ गया। यानी सार्वत्रिक समुच्चय यू, इसमें से बी को निकाल दिया और बाकी जो बचा वो बी डेस हो गया। बी डेस का मतलब क्या हुआ? बी को छोड़ के बाकी सारे। फिर आगे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी का होल डेस। ये बोलते हैं इसको डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है ये कि ए इंटरसेक्शन सी, अगर हमारे को ए इंटरसेक्शन सी किसका, मान लो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, इसका होल डेस पूछ रहा है, या ए यूनियन बी का होल डेस दिया हुआ है। डी मॉर्गन थ्योरम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में लागू होगी। या तो हमारे को दिया हुआ होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस या ए यूनियन बी का होल डेस। करना क्या है कि ए डेस और बी डेस ये तो दोनों आने ही आने हैं, ये तो दोनों आने ही आने हैं। बाकी ये डेस है, ये पूरक है, ये इनके साइन चेंज कर देगा, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देगा और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन है यूनियन बना देगा, यूनियन है इंटरसेक्शन बना देगा। ये अपने डी मॉर्गन थ्योरम है, ये जरूर आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे को इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या बनेगा? ए डेस इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन बन गया, और सी डेस, ए डेस यूनियन सी डेस, यानी ए डेस ए को छोड़ के बाकी सारा, सी को छोड़ के बाकी सारा, उसका हमारे को यूनियन करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ए डेस निकालो, ए डेस हमारे पास निकाला हुआ है। फिर निकालो सी डेस, सी को छोड़ के, सी को छोड़ के सारा का सारा कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 सी में है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो आ गया 7 8 और 9। ये ए डेस रहा, ये बी डेस रहा, इन दोनों का हमारे को यूनियन करना है। ए डेस और बी डेस का, ए डेस और सी डेस का हमारे को यूनियन करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूनियन का मतलब दोनों को ऐड करना है और उभयनिष्ठ को केवल एक बार लिखना है, क्योंकि रोस्टर रूप में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। चलो कर देते हैं, 1 2 फिर वहाँ से 5 6 7 8 और 9, यही अवयव है क्या? इसमें आ गया 1 2 1 2 7 8 9 7 8 9, और उसमें आ गया 5 6 7 8 9 5 6 7। ये आ गया अपने पास ए डेस
यूनियन सी डैश मान लो, चाहे ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश मान लो। ठीक इसी तरह इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों पे डैश आएगा, ए डैश यूनियन है, जब इसका पूरक ज्ञात करेंगे तो यूनियन किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में जाएगा, इंटरसेक्शन था वो किस में गया, यूनियन में गया, यूनियन आ गया इंटरसेक्शन में। और बी डैश, हमारे पास ए डैश और बी डैश निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही हमारे को ये पूछ रखा और हमने निकाल दिया है, इसलिए इन दोनों का यूनियन कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, सॉरी इंटरसेक्शन करना है यहाँ पे। अब ए डैश और बी डैश में जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन कौन कौन से अवयव हैं, इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ तो देखता है, इंटरसेक्शन मीन्स सर्वनिष्ठ, और सर्वनिष्ठ हमारे को इन दोनों में उभयनिष्ठ देखना है, जो उभयनिष्ठ है उसको यहाँ पे लिख देंगे। चलो देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ कौन से हैं, यहाँ पे 5, ये रहा 5, 6 इसमें है नहीं, 7, ये रहा 7, ये रहा 9, 8 है नहीं, कौन कौन से आ गए, 5, 7 और 9, ये अपना हो गया ए यूनियन बी का होल डैश। फिर ए डैश का डैश दे रखा है, ये हमने रूल पढ़ा था द्विपूरक का नियम। द्विपूरक का नियम मतलब किसी भी समुच्चय का पूरक लिया जाए, फिर उसका दोबारा पूरक करेंगे तो वो हमें समुच्चय सेम ही प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। तो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए द्विपूरक का नियम क्या बोलता है कि जब डैश का डैश करेंगे, पूरक का पूरक निकालेंगे तो वापस हमारे को समुच्चय वही मिल जाएगा ए, और इसका अवयव कौन कौन से इसमें 1, 2, 3 और 4। फिर 6th में क्या दिया हुआ, बी माइनस सी का होल डैश, बी माइनस सी का होल डैश। तो सबसे पहले तो हमारे को बी माइनस सी निकाल लेना चाहिए, बी माइनस सी निकालो, बी माइनस सी, ये रहा बी, ये रहा सी। हमने यूनियन इंटरसेक्शन माइनस ये सारे हम कर चुके हैं पहले, अगर नहीं आ रहा है तो 1.4 1.3 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। b माइनस सी करना है, इसका मतलब क्या करना है, b में से c वाले अवयवों को माइनस करना है, जितने कॉमन है वो तो माइनस हो जाएंगे और बाकी कोई माइनस होगा नहीं। b में क्या दिया हुआ है, 2, अगर इसमें 2 है तो माइनस हो जाएगा, नहीं है तो 2 आ गया। इसमें दिया हुआ है 4, इसमें भी 4 है तो 4 से 4 माइनस हो जाएगा। 6 दिया हुआ है, इसमें भी 6 दिया हुआ है, 6 से 6 माइनस हो जाएगा। 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 भी नहीं दिया हुआ, तो 2 और 8 आ गया। अब इसका हमारे को डैश करना था, क्या करना था, डैश करना था। तो 2 और 8 इन दोनों अवयवों को छोड़ के बाकी सारे के सारे सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव आ जाएंगे यहाँ पे। चलो लिख दो यहाँ पे 1, 2 को छोड़ दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को भी छोड़ दो, 9। ये अपना आंसर आ गया a माइनस सी का होल डैश। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ यू कोई सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर दिए हुए हैं, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। हमारे को नीचे समुच्चय a, b, c और d दिए गए हैं, इनके पूरक ज्ञात करना है। यानी हमारे को a दिया गया है तो a डैश ज्ञात करेंगे, b दिया गया है तो b डैश ज्ञात करेंगे, c दिया गया है तो c डैश और d दिया गया है तो d डैश हमारे को ज्ञात करना है। और पूरक का मतलब क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो दिया गया है उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा। तो a डैश क्या होगा, कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय यूं है तो a डैश क्या होगा, a डैश मतलब a में जितने अवयव दिए गए हैं इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे। तो a में क्या क्या दिया हुआ है, a b c, इनको छोड़ दो, a b c को छोड़ के क्या आ गया, d e f g और h। फिर b डैश का मतलब क्या हुआ कि b के जो अवयव हैं उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे। तो b में कौन कौन से अवयव हैं, d e f g, इनको छोड़ दो बाकी सारे लिख दो, a b c, आगे d e f g इतने तो हैं और लास्ट वाला आ जाएगा h। ये आ गया b डैश। इसी तरह हमारे को c डैश याद करना है, इसी तरह हमारे को d डैश याद करना है। c में अवयव है a c e g, तो इनको छोड़ दो बाकी सारे लिख दो, a तो है, फिर b आ गया, c भी इसमें है, d आ गया, e इसमें दे रखा है तो f आ जाएगा, g भी दे रखा है तो h आ जाएगा। ये आ गया अपना c डैश। फिर फोर्थ में दे रखा है d,
डी कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं एफ जी एच ए और हमारे को डी डैश ज्ञात करना है। इसका मतलब ये जो डी के समुच्चय में, डी समुच्चय में अवयव दिए गए हैं, इनको छोड़ के सार्वत्रिक समुच्चय के सारे अवयव यहाँ पे आ जाएंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे एफ दिया हुआ, मतलब इसमें से एफ हमारे पास यहाँ पे काम में नहीं आने वाला। जी दे रखा है, इसका मतलब जी भी नहीं आएगा। एच दे रखा है, मतलब एच भी नहीं आएगा। और ए दे रखा है, मतलब ए भी नहीं आएगा। इनको छोड़ के बाकी सारे जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिख दो। कौन कौन से हैं? बी, सी, डी और ई, ये सारे के सारे अवयव आ जाएंगे। ये आ गया अपना डी डैश। क्या बोला था मैंने कि जब किसी समुच्चय ए है उसमें यूनियन कर देंगे हम ए डैश का, यानी एक तो दिया हुआ है समुच्चय ए, बाकी एक को छोड़ के बाकी सारे अवयव, इनको जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय यूं आएगा। यहाँ पे ये बात फॉलो हो रही है क्या? ए दिया हुआ है, ए डैश निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर दोगे वापस यही बनेगा, क्योंकि इसको छोड़ के तो बाकी सारे लिखे हुए हैं, तो इनको ऐड हो जाएंगे ये सारे के सारे, तो वापस सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। ये सभी में ऐसे होने वाला है। डी यूनियन डी डैश कर दो, वापस यू बन जाएगा। सी यूनियन सी डैश कर दो, बाकी वापस सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। इनका सबका इसी तरह से वापस सार्वत्रिक समुच्चय बनाया जा सकता है। अगर आपके पास क्वेश्चन है इसकी जगह उल्टा आ जाए, आपको डी और डी डैश दे दे और आपको यूनियन पूछ ले, यू पूछ ले कि सार्वत्रिक समुच्चय बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, ओनली आपको यूनियन करना है इन दोनों का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या बोल रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्न समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी जितने भी हमारे को समुच्चय नीचे दे रखे हैं उनके हमारे को पूरक ज्ञात करने हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय में किसको मानना है? सार्वत्रिक समुच्चय मानना है हमारे को प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो क्या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यही बनेगा क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक सारी की सारी ये प्राकृत संख्याएं हैं। फिर जो हमारे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सब में हमारे को जो भी समुच्चय दिया हुआ है इसका हमारे को पूरक ज्ञात करना है, इसका हमारे को डैश ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर इनको हम रोस्टर रूप में लिख लें, सारे के सारे समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं। हमारे को सार्वत्रिक समुच्चय भी समुच्चय निर्माण रूप में बताया हुआ था कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, हमने रोस्टर रूप में चेंज कर लिया। इन सबको भी हम पहले क्या करेंगे? रोस्टर रूप में चेंज करेंगे, फिर इसको हल करना आसान रहेगा। प्राकृत संख्या अक्स एक सम प्राकृत संख्या है, तो इसका रोस्टर रूप क्या बनेगा? सम प्राकृत संख्याएं हमारे को लिखनी है। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक चलती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती हैं लेकिन पॉजिटिव होती है, इसमें जीरो और माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं। तो देखो प्राकृत सम संख्याएं कैसी होगी? 2 4 6 8, ये सारी संख्याएं कैसी कहलाएगी? सम प्राकृत संख्याएं। फिर विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि अक्स एक 3 का एक धन गुणज है। 3 का एक धन गुणज है, तो 3 के धन गुणज कौन कौन से हैं? 3 जो प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए, 3 6 9 12, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। फिर देर का अक्स एक अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड होती हो या खुद से डिवाइड होती हो, जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हो, या तो खुद जो संख्या है वो या 1। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2 1 मात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी सारी अभाज्य संख्या आएगी वो सारी की सारी विषम संख्याएं होगी। लेकिन 2 1 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 3 5 7 11 13, इस तरह से चलती रहेगी। ये भी हमने जितने भी समुच्चय दे रखे थे उन सबको रोस्टर रूप में चेंज कर लिया है। जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ था उसको रोस्टर रूप में चेंज कर लिया। अब हमारे को आंसर लिखने हैं। इनके क्या ज्ञात करना? हमारे को पूरक ज्ञात करने हैं सबके। तो पूरक कैसे ज्ञात करेंगे? पूरक का मतलब मैंने अभी बताया था कि जो हमारे को समुच्चय दिया हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय में से उसको छोड़ के बाकी जो सारा बचता है उसको हम पूरक बोलते हैं उसका। तो ये जितने भी संख्याएं आ रही हैं इनको छोड़ दो,
समुच्चय में जितनी संख्याएं आ रही हैं इनको छोड़ के सार्वत्रिक समुच्चय की जो बचने वाली सारी संख्याएं होगी, बाकी सारे अवयव होंगे, वो क्या हो जाएंगे, उसके पूरक हो जाएंगे। 2 इसमें आ रहा है तो छोड़ दो 1, 4 आ रहा है तो छोड़ दो 2, आ रहा है तो छोड़ दो क्या 3 आ जाएगा डायरेक्ट, 4 को छोड़ दो 5 आ जाएगा, 6 को छोड़ दो 7 आ जाएगा। इस तरह से चलती रहेगी। अब हमने इतना कर दिया, फिर भी आंसर तो सही है, लेकिन अगर आप आगे करना चाहो, इसको वापस समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि अक्ष इस प्रकार है। मेरे को यहाँ पे सारे के सारे ये और ये नंबर एक जैसे दिख रहे हैं क्या, ये और ये अवयव, अरे एक जैसे तो हैं। जब हमने सम प्राकृत संख्याओं को निकाल लिया, प्राकृत संख्याओं में से तो कौन सी बच गई, विषम बच गई। तो अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है। फिर देखो ये सेकंड है, हमें प्राकृत संख्या विषम संख्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है अक्ष, तो हमारे को इसका पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात कैसे करेंगे कि जो विषम प्राकृत संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 इनको छोड़ देंगे, बाकी सार्वत्रिक समुच्चय की जितनी संख्याएं हैं, जितने अवयव हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो 1 को छोड़ दिया तो क्या आएगा 2, 3 को छोड़ दिया तो 4, 5 को छोड़ दिया तो 6, 7 को छोड़ दिया तो 8, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। और अगर इसे रोस्ट रूप में न लिख करके हमें प्राकृत इसे समुच्चय निर्माण रूप में हमारे को लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे कि अक्ष क्या है, यहाँ पे अक्ष ये सारी की सारी मेरे को सम प्राकृत संख्याएं दिख रही हैं क्या। अगर विषम प्राकृत संख्याओं में से विषम प्राकृत संख्याओं को निकालेंगे तो सम प्राकृत संख्याएं बच जाएगी। तो अक्ष क्या है, एक सम प्राकृत संख्या। कैसी प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अक्ष एक सम प्राकृत संख्या है। फिर देखो थर्ड, अक्ष एक 3 का एक धन गुणज है। 3 का हमारे को एक धन गुणज बताना है, यानी 3 के धन गुणज हमने लिख लिए सारे के सारे। हमारे को इसका पूरक ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, पूरक ज्ञात करना है, यानी इन संख्याओं को छोड़ करके सार्वत्रिक समुच्चय में जितनी संख्याएं जितने अवयव हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। 1, 2, 3 इसमें आ गया तो 4, 5, 6 इसमें आ गया 7, 8, 9 आ गया तो 10, 11, इसी तरह से चलती रहेगी। यह आ गया इसका पूरक। फिर फोर्थ में दे रखा है कि अक्ष एक अभाज्य संख्या है। हमने रोस्टर रूप में अभाज्य सारी संख्याएं लिख ली। इसका हमारे को पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक क्या आएगा, ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको छोड़ करके बाकी सारी संख्याएं होगी वो अभाज्य संख्याएं इसका पूरक कहलाएगी। तो 1 आ गया, 2 और 3 को छोड़ दिया 4, 5 को छोड़ दिया 6, 7 को छोड़ दिया 8, 9, 10, इस तरह से ये भी चलती रहेगी। ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हुआ। थर्ड का फिफ्थ देखो, अक्ष 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो इसका पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 3 और 5 से विभाजित, या तो वो 3 से विभाजित होगी, 3 और 5 से, 3 से भी विभाजित होगी और किस से विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होगी, सबसे पहली संख्या हो जाएगी 15। क्या 15 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है। फिर 30 भी 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो रही है। 45, इसी तरह से ये चलती रहेगी। यहाँ पे 3 या 5 से नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अगर ये दिया हुआ था 3 या 5 से, या दिया हुआ होते ही हमारे पास है जो 3 से भी हो रही है तो जरूरी नहीं कि वो 5 से हो, जो 5 से हो रही है वो जरूरी नहीं 3 से हो, वो सारी संख्या आ जाती। लेकिन यहाँ पे देर का 3 और 5 से, 3 और 5 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्या हमारे पास आ गई। इसका हमारे को पूरक ज्ञात करना है। पूरक कैसे ज्ञात करेंगे, इन संख्याओं को छोड़ के ये जितने अवयव आएंगे इस समूचे में, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे अवयव आ जाएंगे। तो पूरक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पूरक। कैसे आएगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 15 को छोड़ के 16, यानी ये जो अवयव हैं इसमें उनको छोड़ के बाकी सारे जो अवयव आएंगे उनको लिख देंगे, वो इसका पूरक हो जाएगा।
फिर देखो अक्स अक्स एक पूर्ण वर्ग है, यहां पे इसका रोस्ट रूप बना लो, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग एक है, एक का एक है, पूर्ण वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, इस तरह से चलता रहेगा। इसका हमारे को पूरक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूरक। ये जो अवयव है इनको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे ऐसे के ऐसे लिख दो। कौन से जाएंगे? 2 3 4 इसमें दिया हुआ है, 5 6 7 8 9 आ गया यहाँ पे, 10 इसी तरह से चलते रहेंगे। ये हो गया अपना 6th। 7th में क्या दिया हुआ कि अक्स अक्स एक पूर्ण घन है, तो इसका रोस्ट रूप क्या होगा? 1 का घन 1 ही होगा, 2 का घन 8 होगा तो पूर्ण घन हो गया, 3 का घन 27 होगा तो ये भी पूर्ण घन हो गया। इसी तरह से चलता रहेगा। इसका हमारे को क्या बनाना है? पूरक बताना है, पूरक। तो चलो बताओ पूरक है। इनको छोड़ दो, बाकी सारी संख्या लिख दो। 1 तो यहाँ पे आ गई इसलिए नहीं लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 भी आ गई इसलिए 9। जो भी इसमें अवयव आएंगे इनको छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। फिर 8th में हमारे को एक समीकरण दे रखी है, उसमें क्या बता रखा है कि इसकी वैल्यू निकालनी होगी। पहले तो रोस्ट रूप में लिखेंगे तो कम से कम कोई अवयव चाहिए हमारे को। चलो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। x + 5 = 8, तो x = जब ये 5 है, ये बराबर के दूसरी साइड में आएगा, तो बराबर के दूसरी साइड में आते कोई भी संख्या उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस का 5 है वो इधर माइनस का 5 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने हल निकाला इसका, तो हल आ गया 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो ये आ गया अपना समुच्चय का हल। समुच्चय में कितने अवयव आएंगे? ओनली एक ही अवयव आएगा, वो आएगा 3। तो इसका पूरक ज्ञात करेंगे तब क्या होगा? 3 को छोड़ दो, बाकी सारे अवयव आ जाएंगे। 1 2 4 5 6 7 ये दे रखे, इसमें से 3 को उठा दिया, बाकी सारे के सारे अवयव आ गए। चलो 8 तक हो गए। 9 10 और 11 देखो। सबसे पहले इनका रोस्ट रूप बनाते हैं। चलो इसका हल निकालो। सबसे पहले तो जो समीकरण दिया हुआ है इसका 2x + 5 = 9। जब ये 5 प्लस का बराबर के इधर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो 9 - 5 = हो जाएगा 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर x बराबर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब देखो यहाँ पे ये हमारे को समुच्चय दे रखा था, तो समुच्चय का हल आ गया 2। तो हमारे पास इसका अवयव बना 2, एक ही अवयव है। हमारे को इसका पूरक ज्ञात करना है। जो समुच्चय दे रखा है इसका पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक कैसे आएगा? ये अवयव 2 है, इसको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे अवयव लिख दो इस समुच्चय में। 1 2 को छोड़ के 3 4 5 ये चलता रहेगा। ये आ गया इसका पूरक। ठीक ऐसे ही ये 10th का है, इसका आप रोस्ट रूप बना लो। क्या बोला हुआ है कि अक्स है, अक्स कौन सी संख्या है? यहाँ पे इक्वल दे रखा है या बड़ी, 7 के बराबर है या 7 से बड़ी है। तो कहाँ से स्टार्ट होगी? 7 या 7 से बड़ी है। 7 8 9 10 इसी तरह से चलती रहेगी। अब हमारे को इसका पूरक ज्ञात करना है। तो अब की बार देखो, जो 7 के बाद में आएगी ना 6 7 8, तो 7 के बाद वाली सारी की सारी हट जाएगी और पूरक में कौन सी संख्या बच जाएगी? क्योंकि 7 के बाद में तो सिमिलर चल रही है, 7 के बाद में तो सारी की सारी प्राकृत संख्या आने वाली है, तो वो तो हट जाएगी और पूरक में क्या जाएगी? जो बच गई वो प्राकृत संख्या आ जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6 ये आ गई है इसका पूरक। फिर देखो 11th में 2x, यहाँ पे x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू n, n है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, और 2x + 1 की वैल्यू है वो 10 से क्या है? बड़ी है। 10 से क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो 2 × 1 + 1 कितना आ गया? 3, 2 और 1 3। फिर मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 × 2 + 1 2 दूनी 4 + 1 5। फिर मैंने 3 रखी, तो 2 × 3 + 1 6 और 1 7। जब मैंने 4 रखी x की वैल्यू,
तो 2 4 + 1 तो 4 दूनी 8 और 1 9। जब मैंने 5 रखी तो 2 × 5 + 1 हो जाएगा 11। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 2x + 1 की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी है। यहाँ पे 10 से बड़ी है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी, क्योंकि 4 तक तो जब तक रखेंगे तब तक तो 9 7 5 3 यही आंसर आएंगे। अरे जब तक हम x की वैल्यू 4 तक रख रहे हैं तब तक तो चलो ठीक है, 10 से छोटी आ रही है तो इनको तो छोड़ दो। 10 से बड़ी कब आएगी, यहाँ पे हमारे को 10 से बड़ी पूछ रहा है, तो रोस्ट रूप बनाएंगे तो 10 से बड़ी कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 5 6 7 और ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। 5 के बाद में आपको 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या यहाँ पे रखोगे तो 10 से बड़ी ही प्राकृत संख्या आएगी। अब हमारे को ज्ञात करना है इसका पूरक ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से जो बड़ी 5 या 5 से बड़ी प्राकृत संख्याएं हैं उनको छोड़ के बाकी सारी प्राकृत संख्याएं लिख दो। तो 5 के बाद में जितनी भी प्राकृत संख्याएं इनको छोड़ दो और उनसे पहले कितनी प्राकृत संख्या आ रही है वो लिख दो, 1 2 3 और 4। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।